प्यारे दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम तारिक नसीर है और इस वक्त आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं मेरी तहरीर करदा नई किताब इनकलाब फ़्रांस का सरवर्क। और इस वक्त आपकी खिदमत में मेरी इस नई तहरीर करदा किताब की 11वीं वीडियो किस्त पेश की जा रही है, जो कि मेरी इस किताब के सफ़ा नंबर 101 से लेकर सफ़ा नंबर 110 तक के सफ़हात पर मुश्तमिल है। तो आइए दोस्तों, अब हम अपनी इस नई किताब की 11वीं वीडियो किस्त का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बादशाह लुईस 16 का दूसरा अहम फ़ैसला पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास यानी स्टेट्स जनरल के इनेकाद और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के ऐलान पर अमल दरामद कायम करने का हुक्म था। बतौर वज़ीर ख़जाना और चीफ मिनिस्टर स्टेट्स जनरल के इस इजलास का इंतज़ाम करने की सारी जिम्मेदारी भी जॉक्स नेकर को मिल गई थी, लेकिन स्टेट्स जनरल का ये इजलास मई 1789 में फ़्रांस के नए आम इंतखाबात के बाद नई पार्लियामेंट के मुंतखब होने के बाद ही हो सकता था। इसलिए फ़्रांस में नए आम इंतखाबात की तैयारियां ज़ोर पकड़ गई और इसके साथ ही पूरे फ़्रांस में पैम्फलेट्स का भी एक नया तूफ़ान आ गया था। फ्रांसीसी अवाम ने लाखों पैम्फलेट्स पर अपने मुतालबात तहरीर करके पूरे फ़्रांस में तकसीम करना शुरू कर दिए थे। इन पैम्फलेट्स में तहरीर करदा बड़े मुतालबात में टैक्सों में कमी और आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात देना जैसे मुतालबात खुसूसी तौर पर शामिल थे। फ़्रांस में आम इंतखाबात का मौसम चल रहा था और इसके साथ ही वारसाई के शाही महल में हिंदुस्तान की रियासत मैसूर के नवाब टीपू सुल्तान के वज़ीर और बादशाह लुईस 16 के दरमियान अहम मुज़ाकरात भी चल रहे थे। हिंदुस्तान की रियासत मैसूर के नवाब टीपू सुल्तान के वफ़द ने बादशाह लुईस 16 और उसके शाही दरबारियों से वारसाई के शाही महल में मुलाकात की और उन्हें बताया कि अगर बादशाह लुईस 16 टीपू सुल्तान को 10,000 फ्रांसीसी सिपाहियों की फ़ौज दे दें तो वो अंग्रेज़ों को बरे-सग़ीर से निकाल बाहर कर देंगे। इस पर बादशाह लुईस 16 ने फ़्रांस के कौमी शाही ख़जाने के खाली होने का रोना धोना शुरू कर दिया। तो फिर टीपू सुल्तान के वफ़द ने बादशाह लुईस 16 को तसल्ली देते हुए कहा कि आप सिर्फ फ्रांसीसी सिपाही टीपू सुल्तान को भेज दें, उनकी सारी तनख्वाहें और उनके तमाम अखराजात टीपू सुल्तान खुद बर्दाश्त करेंगे। लेकिन बादशाह लुईस 16 इस बात से भी बेहद खौफज़दा था कि फ़्रांसीसी अवाम तो पहले ही से जंगों से तंग है और अगर इस बार भी कोई नई जंग शुरू कर दी तो लेने के देने पड़ सकते हैं। बादशाह लुईस 16 ने टीपू सुल्तान के वफ़द को नाकाम और मायूस वापस लौटा दिया। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर उस वक्त बादशाह लुईस 16 टीपू सुल्तान की मदद कर देता तो शायद हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बिल्कुल मुख्तलिफ होता। नवंबर 1788 में बादशाह लुईस 16 ने जॉक्स नेकर की सिफारिश पर पार्लियामेंट में थर्ड स्टेट यानी अवाम के नुमाइंदे अराकीन की तादाद बढ़ाकर दुगनी कर दी थी। अब फ्रांसीसी पार्लियामेंट में अराकीन की कुल तादाद बढ़कर 1214 हो गई थी, जिसकी तफसील दर्ज झेल है। नंबर 1, पादरी या चर्च के नुमाइंदे यानी क्लर्जी, इनकी तादाद 308 थी। नंबर 2, उमरा या दौलतमंदों के नुमाइंदे यानी नोबिलिटीज़, इनकी तादाद 285 हो गई थी। और नंबर 3, थर्ड स्टेट यानी अवाम के नुमाइंदे, इनकी तादाद 621 हो गई थी। इस तरह से पार्लियामेंट के कुल अरकान की तादाद 1214 हो गई थी। रही बात फ्रांसीसी वोटों की, तो उनकी कुल तादाद उस वक्त 60 लाख थी यानी, लेकिन फिर भी फ्रांसीसी हुकूमत की तरफ से घरेलू मुलाजमीन और अदाकारों को वोट देने के हक से महरूम कर दिया गया था। पेरिस के हलकों में तो इस बात पर भी पाबंदी आयद कर दी गई थी कि सिर्फ मुंदरजा झेल वोटरों को ही इन आम इंतखाबात में वोट डालने के लिए अहल करार दिया गया था। नंबर 1, सरकारी ओहदेदार। नंबर 2, यूनिवर्सिटी से डिग्री याफ्ता।
नंबर 3, 6 लेवरेज सालाना हुकूमती टैक्स की अदायगी करने वाले फ्रांसीसी शहरी। चुनाचे अब पेरिस के मुहिज 12,000 वोटर्स ही इन आम इंतखाबात में वोट डालने के लिए अहल रह गए थे। पेरिस के ज़्यादातर वोटरों को और फ्रांस भर में घरेलू मुलाजमीन और अदाकारों को वोटिंग के अमल से बाहर रखने का नतीजा ये निकला कि फ्रांस भर में वोटरों की तादाद 60 लाख से कम होकर 50 लाख रह गई थी। लेकिन ये तादाद फिर भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि इससे कबल यूरोप भर में इतने ज़्यादा वोटरों ने कभी भी किसी वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। फरवरी सन 1789 में फ्रांस में आम इंतखाबात का आगाज़ हुआ और वोटिंग शुरू हुई, और ये सिलसिला अप्रैल सन 1789 तक जारी रहा। इन आम इंतखाबात का तरीक़ेकार ये था कि अवाम अपने नुमाइंदे बराह रास्त मुंतखब नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने इलेक्टोरल असम्बलियों को मुंतखब करना होता था। इन इलेक्टोरल असम्बलियों ने बाद में पार्लियामेंट के नुमाइंदे मुंतखब करने होते थे, यानी अवाम अपने नुमाइंदों को बराह रास्त मुंतखब नहीं कर सकते थे। आम इंतखाबात की वोटिंग के ख़त्म होने के बाद अप्रैल सन 1789 में पेरिस में इलेक्टोरल असम्बलियों के इजलास शुरू हो गए। फिर इसी दौरान जीन बैप्टिस्ट रिवेलियन के घर की तबाही का वाक़या भी पेश आ गया था, जिसकी पूरी तफसील पिछले सफ़ात में दर्ज कर दी गई है। इन हंगामों के दौरान जो पार्लियामेंट मुंतखब हुई थी, उसमें थर्ड स्टेट के तकरीबन तमाम ही नुमाइंदे बादशाह लुईस 16 के सख्त मुखालिफ थे। थर्ड स्टेट के मुंतखब नुमाइंदों में पेरिस का वो नौजवान भी शामिल था जिसने कभी बादशाह लुईस 16 की शान में कसीदा ख्वानी की थी, लेकिन बादशाह लुईस 16 ने उसे नज़रअंदाज कर दिया था। इस बात पर इस नौजवान को शदीद दुख हुआ था और वो गमज़दा हो गया था, और उसे इस वाक़े से अपनी तौहीन का एहसास हुआ था, और यह एहसास अब उसके दिल में जड़ पकड़ चुका था। इस नौजवान का नाम मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर था, और अब वही मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर अपने इंतकाम और इनकलाब के मिले जुले जज्बात लेकर पहली बार कौमी असम्बली के पहले इजलास में शिरकत करने के लिए पेरिस पहुंच गया था, जहां पर बादशाह लुईस 16 की अपनी ही गलतियों और नालायकियों से फ्रांस के इस इनकलाब की तहरीक को हवा मिल रही थी। बादशाह लुईस 16 ने नई पार्लियामेंट बनवा तो दी थी, लेकिन उसे दिल से कभी भी कबूल नहीं किया था, क्योंकि उसे इस बात का भी डर लगा हुआ था कि कहीं पार्लियामेंट उसके इख्तियारात छीनकर फ्रांस से बादशाहत का खात्मा ही ना कर दे। उसकी वजह यह थी कि इस पार्लियामेंट में थर्ड स्टेट या अवामी नुमाइंदों की अक्सरियत मौजूद थी, जो कि किसी भी वक्त कानून को पार्लियामेंट से बआसानी पास करवा सकती थी। और सबसे अहम बात यह थी कि थर्ड स्टेट के तमाम नुमाइंदे अजीम फ्रांसीसी फ़लसफ़ी रूसो के नज़रिए से बेहद मुतासिर थे, और रूसो का फ़लसफ़ा तो ज़ाहिर है बादशाहत के सख्त खिलाफ ही था। यही वजह थी कि जब 2 मई सन 1789 को फ्रांस की नौ मुंतखब पार्लियामेंट के थर्ड स्टेट के नए मुंतखब होने वाले अरकान बादशाह लुईस 16 से मुलाकात करने के लिए वर्साई के शाही महल में पहुँचे, तो बादशाह लुईस 16 ने थर्ड स्टेट के इन अरकान से तौहीन आमेज़ रवैया इख्तियार किया और सीधे मुंह बात ही नहीं की, बल्कि उल्टा उनकी शदीद बेइज्जती की। 4 मई सन 1789 को पेरिस के नोटर डेम चर्च से सेंट लुइस तक एक आलीशान जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में फ्रांस की इस नई मुंतखब होने वाली वफाकी पार्लियामेंट के तमाम अरकान, फ्रांसीसी शाही ख़ानदान के अफराद, बादशाह लुईस 16 और मलका मैरी एंटोनेट समेत उनके तमाम ख़ानदान के तमाम अफराद शरीक हुए थे। इस आलीशान जुलूस को देखने के लिए सारा पेरिस शहर ही उमड़ आया था। लाखों अफराद इस जुलूस के रास्ते के दोनों अतराफ पर खड़े हुए थे, या फिर वो अपने घरों की छतों पर बैठे हुए थे, इस जुलूस की आमद का ये मंजर देख रहे थे। फ्रांसीसी अवाम थर्ड स्टेट के अपने नौमुंतखब नुमाइंदों को देखकर खुशी से नारे लगा रही थी, लेकिन जैसे ही बादशाह लुईस 16 और मलका मैरी एंटोनेट की शाही भग्गी उनके सामने से गुजरी, तो फ्रांसीसी खवातीन ने मलका मैरी एंटोनेट के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, और चंद खवातीन ने मलका मैरी एंटोनेट को चिढ़ाने के लिए ड्यूक ऑफ ऑर्लीन्स जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए।
ड्यूक ऑफ ऑर्लिन्स एक फ्रांसीसी शहजादे का नाम था जिनका पूरा नाम मॉन्सियर फिलिप दोइम ड्यूक ऑफ ऑर्लिन्स था। ड्यूक ऑफ ऑर्लिन्स वो फ्रांसीसी शहजादे थे जो फ्रांसीसी अवाम से बेपनाह मोहब्बत और उनकी हिमायत करते थे। उन्होंने पेरिस में अपनी ज़ाती मिल्कियत की खूबसूरत महल नुमा इमारत जिसका नाम पैलेस एजलेट या जिसको हम इक्वलिटी पैलेस या रॉयल पैलेस भी कह सकते हैं, वो भी फ्रांसीसी अवाम को तोहफ़तन दे रखी थी, जिसमें फ्रांसीसी अवाम अपनी आज़ादी से बादशाह लुइस 16 और मलका मैरी एंटोनेट के ख़िलाफ़ खुलेआम तकारीर किया करती थीं। इस इमारत में होने वाली ज़्यादातर तकारीर मलका मैरी एंटोनेट की फजूल खर्चियों के मौजू पर की जाती थी। इसलिए इस जुलूस को देखने वाली हजूम में शरीक ख़वातीन ने मलका मैरी एंटोनेट को ड्यूक ऑफ ऑर्लिन्स जिंदाबाद की नारेबाजी करके उसे चिढ़ाया था। अब ना जाने ये सच है या मुहिज़ अफ़वाह थी, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि मलका मैरी एंटोनेट अवाम के इन तानों को सुनने के बाद बेहोश होते होते बची थी, लेकिन फिर वो संभल गई थी। लेकिन ये जुलूस ख़त्म होने तक मलका मैरी एंटोनेट फ्रांसीसी अवाम को मुसलसल नफ़रत से ही देखती रही थी। अगले रोज़ बादशाह लुइस 16 ने 5 मई सन 1789 को फ्रांस की 175 साला तारीख में मुनक्किद होने वाले पार्लियामेंट के पहले मुश्तरका इजलास को तलब करने का हुक्म दिया, जिसे फ्रांस की तारीख में स्टेट्स जनरल कहा जाता है। ये तारीखी इजलास वारसाई के शाही महल में तलब किया गया था। इससे कबल स्टेट्स जनरल का आखिरी इजलास 23 फरवरी सन 1614 को मुनक्किद किया गया था। उस वक्त के फ्रांस के 13 साला बादशाह लुइस 13 ने तलब किया था। 5 मई सन 1789 को मुनक्किद होने वाले इस तारीखी इजलास में वफाकी कौमी असम्बली के तमाम 1214 मुंतखब अरकान ने शिरकत की थी। इस इजलास में थर्ड स्टेट के अरकान ने भी एहतजाजन शिरकत की थी, क्योंकि बादशाह लुइस 16 ने थर्ड स्टेट के अरकान से वारसाई के शाही महल में मुनक्किद होने वाले इब्तदाई तारुफी इजलास में थर्ड स्टेट के अरकान से सीधे मुँह बात ही नहीं की थी। इसीलिए थर्ड स्टेट के अरकान अपने हाथों में एहतजाजी मोमबत्तियाँ और एहतजाजी बैनर थामे इस इजलास में शिरकत के लिए आए थे। बादशाह लुइस 16 की तरफ से स्टेट्स जनरल के इस इजलास की तलबी दरअसल फ्रांस में आने वाले इनकलाब का रास्ता रोकने की एक आखिरी कोशिश थी। इस इजलास का आगाज़ बादशाह लुइस 16 ने अपनी तकरीर से किया था, जिसमें उसने अपने आप को बिज़ाहिर अवाम का दोस्त बादशाह जाहिर किया था। लेकिन दरहकीकत बादशाह लुइस 16 का ये दावा कतन गलत था, क्योंकि उसने अपनी तकरीर के दौरान ढके छुपे अल्फाज में थर्ड स्टेट के इन नौ मुंतखब अरकान पर कड़ी और शदीद तनकीद की थी और कहा था कि पुराने दौर और तब्दीली की बातें करने वाले लोग गलत हैं। ये तकरीर थर्ड स्टेट के अरकान को कतई तौर पर पसंद नहीं आई थी। इसीलिए उनमें से थर्ड स्टेट के एक नुमाइंदे ने अपनी एक पर्ची पर यह तारीखी जुमला भी लिखा था, अब जंग छिड़ गई है। इस इजलास में फ्रांसीसी हुकूमती अरकान यानी पादरी और उमरा ने ऐवान को बताया कि हुकूमत फ़्रांस को बजट में 56 मिलियन लिवरेस की कमी का खसारा है, जिसकी वजह से फ्रांसीसी अवाम पर मज़ीद टैक्स लगाना लाजमी है। जिस पर थर्ड स्टेट के अरकान ने इस इजलास में फ़्रांस में आने वाले अवामी इनकलाब की गूंज का जिक्र किया और कहा कि फ्रांसीसी अवाम के पास खाने के लिए रोटी दस्तयाब नहीं है और आप इन पर मज़ीद टैक्स लगाने चले हैं जारी है।